हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। इस वीडियो के अंदर हम सेट एसोसिएटिव जो मैपिंग है और जो ये फाइनल टाइप की ये आखिरी जो टाइप है मैपिंग का, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग सीखा। डायरेक्ट मैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जहाँ एसोसिएटिव मैपिंग थोड़ी लिबरल है, वो हमें फ्री कर रही है, हम कहीं भी रख सकते हैं अपने डेटा को। हमें कोई बीच का रास्ता चाहिए था। मैंने दोनों की प्रॉब्लम्स बता दी कि डायरेक्ट मैपिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इन दोनों मैपिंग के बीच का कहीं रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। अब कैसे करती है मैं बताता हूँ। ये कहती है कि अपनी जो कैश लाइंस हैं उन कैश लाइंस को का एक बंडल बनाओ। क्या बनाओ? कैश लाइन का एक बंडल बनाओ। तो ये जो पहली दो कैश लाइन थी, मैंने इन दोनों को मिलाकर एक पहला बंडल बनाया और उसको नाम दिया सेट नंबर 0। ओके। उसके बाद जो दूसरी वाली जो बाकी बची हुई दो कैश लाइंस थी, उनका मैंने दोबारा से सेट बनाया और सेट बनाया 1। ओके, तो इस तरीके से मैंने दो सेट तैयार कर दिए। अब मैपिंग क्या कहती है? मैपिंग ये कहती है कि लेट सपोज मेरे को जो B0 है, इस B0 को मैप करना है, तो मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। पहली चीज, अब मैंने बोला ना ये दोनों को मिला के बनाई है, एसोसिएटिव मैपिंग भी है और इसके अंदर डायरेक्ट मैपिंग भी है। तो क्या कह रही है? देखो, B0 को मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि वो सेट नंबर 0 में ही मैप किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट मैपिंग की तरह हो गया कि मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि B0 अगर आपको कहीं जाना है तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सेट नंबर 0 में। ठीक। मैं कह रहा हूं B1 आपको अगर जाना है तो आप कहां जाओगे? सेट नंबर 1 में। फिर आती है बारी 2 की, B2 की, तो फिर से B2 रिपीट हो जाएगा केस कि अगर आपको जाना है तो आप जाओगे सेट नंबर 0 में। आपको अगर जाना है B3 के लिए तो सेट नंबर 1 में। और ऐसे ही ये वाले जो केस हैं ये चलते रहेंगे। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? यहां रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि आपको जाना है सेट नंबर 0, लेकिन सेट नंबर 0 के अंदर तो दो कैश लाइन है, कैश लाइन नंबर 0, कैश लाइन नंबर 1। और इन दोनों में से किस कैश लाइन में जाना है, ये एसोसिएटिव मैपिंग के जरिए किया जाएगा। यानी आपने सेट के लिए तो डायरेक्ट मैपिंग करी कि आप पहले तो चाह रहे हैं, पहले एक रास्ता तय करवा रहे हैं कि आपको B0 को जाना है तो इधर ही जाएगा। उसके बाद अंदर किस सेट के अंदर, सेट में अगर पहुंच गया तो सेट के अंदर कौन से पार्ट में जाएगा, कौन सी कैश लाइन के अंदर जाएगा, ये हमने फ्री कर दिया। ये आप किसी भी कैश लाइन के अंदर जा सकते हैं, CL0 या CL1 में। अब तो ये जो बेसिक फिलॉसफी है, यही बेसिक फिलॉसफी है हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग की। ठीक। अब जो बात करते हैं कि क्या इससे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खत्म हो गई? कुछ हद तक खत्म हो गई, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि पूरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। अगर मैं डायरेक्ट मैपिंग की बात करूं, सॉरी एसोसिएटिव मैपिंग की पहले मैं बात करूं, तो अभी भी मेरे पास दो कैश लाइन है और इनमें से डेटा कहीं भी मौजूद हो सकता है ना? तो डेटा कहीं भी मौजूद हो सकता है, ये तो इंटरनल मामला हो गया सेट के अंदर। लेकिन डायरेक्ट मैपिंग की जब मैं बात करूं, मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है वो B0 और B2 से भरा हुआ है और ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली बेसिस पे यूज की जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। लेकिन B4 आना चाहता है और B4 को अब क्या करना पड़ेगा? तो हमें अब जगह नहीं है, तो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए कंपलसरी है कि हम B2 या B0 इनमें से किसी एक को बाहर निकालें और उसकी पोजीशन पे B4 वाला जो ब्लॉक है उसे हम रखें। तो अभी भी जो डायरेक्ट मैप की जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी हम फेस कर रहे हैं कि बाकी मान लीजिए हो सकता है कि ये दोनों खाली पड़ी हैं, CL2 और CL3, ये दोनों कैश लाइन खाली पड़ी हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर सकते। पर लेकिन इसने क्या किया? सेट एसोसिएटिव मैपिंग ने कुछ हद तक जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। पहले B4 के लिए एक पोजीशन थी, एक ही पोजीशन के लिए वो आ सकता था, लेकिन अगर अब यहाँ पे चांस है कि हो सकता है कि दूसरी वाली पोजीशन खाली हो तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो कुछ हद तक इसने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर की है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसका मेमोरी लेआउट किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, सेट एसोसिएटिव जो मैपिंग है इसके ऊपर अच्छे खासे गेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और वो ज़्यादातर मेमोरी किस तरीके से बिट्स का अरेंजमेंट किया जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो अगर आप पूरा देख रहे हैं, ये ब्लॉक एक तरीके से आपके लिए डायरेक्ट मैपिंग का ही काम कर रहा है। ये डायरेक्ट मैपिंग वाला जो फंडामेंटल था
जो उसी बेसिस पर हमने ये ब्लॉक बनाया। ये वाला जो फिगर हम बार बार देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ ये ब्लॉक नंबर ये सब हमने सब किया है, ठीक। यहाँ इस अब जो आगे का जो फिनोमेना है वो हम समझते हैं सेट के अनुसार कि सेट का कहाँ चेंज आएगा। बात करते हैं। देखिए कि हमारी सेट एसोसिएटिव जो मैपिंग होती है इसको हम कई बार हम डिनोट करते हैं के सेट एसोसिएटिव। क्या? के सेट एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम कितनी के, अब यहां पर हो सकता है टू वे सेट एसोसिएटिव, 4 वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है, आता है 8 वे सेट एसोसिएटिव। तो ऐसे केसेस हमारे सामने आएंगे, 2 वे, 4 वे, 8 वे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई सेट एसोसिएटिव 2 वे है तो 2 वे का मतलब ये है वहां 2 कैश लाइन को मिलाकर एक सेट बनाया जा रहा है। क्या बोला? 2 कैश लाइन को मिलाकर एक सेट बनाया जा रहा है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, यहां पर 2 कैश लाइन मिलाकर एक मैं सेट बना रहा हूं, इसको मैं कहूंगा ये है 2 वे सेट एसोसिएटिव। अब ऐसा भी हो सकता है कि चारों कैश लाइन को मिला के मैं बनाऊं, 4 कैश लाइन को मिलाकर मैं एक सेट बनाऊं, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं 4 वे सेट एसोसिएटिव। तो जितने भी कैश लाइन को मिलाकर मैं एक सेट बना रहा हूं उसको मैं कहूंगा के वे सेट एसोसिएटिव। तो अगर मैंने के कैश लाइन को बनाया तो के वे सेट एसोसिएटिव। समझ आ गई ये वाली बात? तो ऐसे ही के वे सेट एसोसिएटिव हो जाती है बात। अब क्या होता है, ये जो कैश लाइन वाला जो पार्ट है, जब हम सेट बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए अभी हमने डायरेक्ट मैपिंग करी और बहुत सिंपल डायरेक्ट मैपिंग अभी हम कर रहे थे, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि हमारा डायरेक्ट मैपिंग से काम नहीं चलेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे सेट एसोसिएटिव के अंदर। तो जब भी मैं सेट बनाऊंगा, यदि मेरे को 2 वे सेट एसोसिएटिव बनाना है तो मैं इस कैश लाइन में जितने भी बिट आ रही हैं उसकी जो इनिशियल बिट होंगी, लेट सपोज 10101 समथिंग कोई, तो जो शुरुआती बिट है मैं उसे ट्रांसफर करूंगा एक बिट को इस टैग फील्ड के लिए, ओके, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा सेट। ठीक, इसका एग्जांपल लेके अभी समझेंगे अभी अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझाता हूं। कैश लाइन में से हम क्या करते हैं, जो इनिशियल बिट होती है उसे हम ऐड कर देते हैं या बढ़ा देते हैं टैग के अंदर, तो और जो बचता है वो हमारा सेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वही हमारा सेट है। तो ये हो गया 2 वे। अब 4 अगर सेट 4 कैश लाइंस को मिलाकर एक सेट बनाया गया, यानी कि 4 वे सेट एसोसिएटिव हम मैपिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, 4 कैश लाइन को, और 4 के लिए हमें कितने बिट चाहिए, हमें बिट चाहिए 2 बिट, है ना। तो 2 बिट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली जो 2 बिट्स हैं इन्हें हम टैग के अंदर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो बच जाएंगी 3 बिट्स, ये हो जाएगा हमारा सेट के लिए बिट्स हो गई। अब एग्जाम्पल के जरिए समझें, बिल्कुल समझते हैं। देखिए इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेता हूं कि मेरे को लेट सपोज B8 ले लिया, ठीक है। B8 क्या होगा, 1 0 0 0, ये हो गया 8, यही होगा, ठीक। अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स भी होंगे, मैंने बताया था जब मैंने बात करी थी वर्ड्स की, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 वर्ड्स होंगे, तो इसका ऑफसेट हो जाएगा 2 बिट का। और तो मैंने कोई भी ऑफसेट ले लिया, 4 में से कोई भी ऑफसेट हो सकता है, 0 1 ले लिया, ठीक। तो मैं इस वाले नंबर को एज अ एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास अब क्या नंबर आ गया, और इसे इरेज कर देते हैं समझने के लिए, ओके, ठीक। अब समझते हैं, मेरे पास नंबर है 1 0 0 0 और 0 1, ये नंबर हो गया मेरे पास, बिल्कुल। ये कितने बिट्स हैं, 6 बिट हैं, ओके। ब्लॉक नंबर कितने से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मैंने अभी देखा 4 से ब्लॉक नंबर, इनिशियली 4 बिट से ब्लॉक नंबर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 2 बिट्स ऑफसेट के लिए हैं, कैश लाइन के लिए नहीं है, तो उसको नंबर दो। हाँ, अब देखो कैश ब्लॉक ऑफसेट 2 के लिए हैं, अच्छा ठीक। मैं पूछता हूँ टैग कितने का है, टैग अगर मैं डायरेक्ट मैपिंग की बात करता हूं तो डायरेक्ट मैपिंग में एक कैश लाइन के ऊपर कितना लोड था, एक कैश लाइन के ऊपर लोड था 4 का, तो टैग हो जाएगा 2 का, कैश लाइन भी हो जाएगी
2 की और कैश हो जाएगा 4 का। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब हमने क्या किया, हमने इस एग्जाम्पल के अंदर 2 के सेट बनाए। 2 कैश लाइन को मिलाकर हमने क्या किया, एक सेट बनाया। तो 2 कैश लाइन को मिलाकर बनाया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से जो ये 2 बिट हैं इनमें से एक बिट को मैं इस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। तो जब मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो एक बिट यहाँ ऐड हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 3, टैग तो हो जाएगा 3 का, और एक बिट यहाँ से चले जाएगी तो ये हो जाएगा 1 का। अब देखते हैं, टैग हो गया है 3 का, कैश लाइन हो गई है 1 की। अब कैश लाइन नहीं है एक्चुअली, अब ये सेट हो गया। ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा एक बिट। अब एक बिट जो यहाँ पर है, ये जो कैश लाइन की जगह पर हम जो सेट की जगह पे देख रहे हैं, एक बिट, या तो ये बिट 0 होगी या तो ये बिट 1 होगी, या तो ये बिट 0 होगी या तो ये 1। तो देख लो, अगर ये 0 है तो डिनोट कर रही है कि सेट नंबर 0 है, और अगर ये 1 है तो डिनोट कर रही है कि सेट नंबर 1 है। ओके, इसके बाद बात करते हैं टैग का क्या काम हो गया। टैग के ऊपर क्या काम हो गया, अब देखिए इस कैश लाइन के ऊपर कितने का लोड है। अगर मैं इस कैश लाइन के ऊपर पूछूं, एक पर्टिकुलर कैश लाइन के ऊपर कितने का लोड है, तो भाई पहले लोड था 4 का, इसके ऊपर 4 आ सकते थे, लेकिन अब ये जो कैश है, कैश लाइन है, ये दोनों ग्रुप हो गई हैं, यानी कि इसके ऊपर भी जो लोड आ रहा था वो लोड भी इसके ऊपर आ गया। तो अब जो एक कैश लाइन के ऊपर लोड आ गया है 8 ब्लॉक्स का, ठीक है, 8 ब्लॉक का लोड आ गया। और 8 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, भाई 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देख लिया टैग क्या हो गया, 3 बिट का हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आपने अच्छी तरीके से समझा होगा कि किस तरीके से सेट और टैग्स को अलग अलग हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन के जरिए एक और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहा है, कंसीडर द मेन मेमोरी साइज, इसका साइज है 128 KB, 128 KB। 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7, K को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, टोटल हो गया 2 की पावर 17, यानी कि 17 बिट्स की जरूरत है। तो मेन मेमोरी के अंदर जो बिट्स हो गए वो 17 बिट्स हो गए। द कैश इज 16 किलोबाइट्स, तो 16 का मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 किलोबाइट के लिए, तो 2 की पावर 14 यानी कि 14 बिट्स। तो जो कैश हो गया वो हो गया 14 बिट का, और 17 में से 14 माइनस करूंगा तो टैग आ जाएगा 3 बिट का। उसके बाद क्या कह रहा है, द ब्लॉक साइज इज 256 बाई 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 8 यानी कि 8, तो ब्लॉक ऑफसेट हो गया 8 का। और अब क्या बनाना है, द सेट साइज इज 2 बाई 2, द सेट साइज इज 2। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है कि 2 कैशेस फॉर्म्स अ 1 सेट, ऐसे करके नहीं लिखा है, लेकिन मतलब वही है कि यहाँ जो सेट का साइज है वो 2 है। इसका मतलब एक सेट के अंदर 2 कैश लाइन आ रही हैं, और 2 कैश लाइन एक सेट के अंदर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये 2 वे सेट एसोसिएटिव है। और 2 वे सेट एसोसिएटिव ये वाली, अच्छा एक मिनट इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 8 11, 11 17 में से 11 माइनस होगा, ये हो जाएगा 6। हाँ, अरे वो ये भी कर सकते थे 14, 6 और प्लस 8 14 भी हो सकता था। अब देखो क्या हुआ, अब मेरे को 2 वे सेट एसोसिएटिव बनाना है, यानी कि मुझे दो कैश लाइंस को मिलाकर एक सेट बनाना है। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, एक टैग बिट को, एक बिट को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, तो इधर की तरफ एक बिट बढ़ जाएगी, यानी 4 हो जाएंगी टोटल टैग बिट्स, और इसमें से एक घट जाएगी, इसका मतलब 5 हो जाएंगी सेट के लिए बिट। अभी कैश लाइन नहीं रही, अब ये सेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर होने से अब ये सेट बनना शुरू हो गया, तो ये हो जाएगा सेट का। तो अब टैग के लिए कितनी बिट होंगी, तो अब टैग के लिए हो चुकी है भैया 4 बिट्स। तो 4 बिट्स में बिट्स से टैग बनाया जाएगा। ओके, ये हो गया 2 वे। अगर यहीं कह देता है ये साइज जो है 4 है ना कि 2 है, इसी क्वेश्चन के अंदर बात कर लेते हैं, तो फिर ये 2 बिट्स ट्रांसफर होती, और अगर 8 बोल देता तो 3 बिट्स ट्रांसफर होती है ना। तो उस हिसाब से आप डील कर सकते हैं। अगर 2 बिट ट्रांसफर हो जाती तो ये 5 हो जाता टैग, और ये 3 ही ये रह जाता, 4 रह जाता। तो ये जो बेसिक्स चीज़ है ये तो आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर बिट्स को सेपरेट करते हैं अलग अलग पोर्शंस के लिए। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।